जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से देश में राजनीति का स्तर गिर रहा है, उसके साथ साथ उसकी तेजी रफ्तार से भारत में रुपया गिर रहा है। डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की विनिमय दर, जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, वो लगातार गिर रही है और गिरते गिरते अभी अपने लोवेस्ट पोजीशन पे जा पहुंची है। मींस उसने 85 जो 85 का जो मार्क है उसको भी टच कर लिया है। आने वाले टाइम पीरियड पे कितना गिरेगा, क्योंकि जिस तरह से अकाउंट्स में या इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, उनका कहना है कि वो 86 का जो मार्क है उसे टच कर सकता है। 87 अभी दूर है, पर दूर है तो कितना दूर है। चलो आज के इस वीडियो के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सचेंज रेट होता क्या है, कौन ये डिसाइड करता है कि रुपया बराबर कितना, $1 के बराबर कितना रुपया देना होगा, और भारत में इसका इतिहास क्या रहा है। एक रीजन उसको खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन से, क्या कारण है जिस कारण से लगातार भारतीय रुपया जो है वो एक लोवेस्ट है, अपना जो लो है वो देख रहा है। वन बार वे अगर एक एक चीज को डिस्कस करने की कोशिश करें तो वर्तमान में अगर आज के बारे में चर्चा की जाए तो $1 या ₹1 है वो बराबर है 0.12 यूनाइटेड स्टेट डॉलर की। इसको दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो 1 इंडियन या US डॉलर इक्वल टू 85.52 रुपीज। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इसके अंदर क्या देख रहे हैं, एक जो गिरावट है वो देख रहे हैं कि इन कंपैरिजन ऑफ US डॉलर हमारा जो रुपया है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वीक या धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। समय के साथ अगर इस एक्सचेंज रेट को देखा जाए तो एक दौर था जब डॉलर की बात की जाए 1970-71 में, उस समय $1 के लिए हमको या $1 खरीदने के लिए 7.56 रुपीस जो है वो खर्च करने पड़ते थे, 7.5 रुपए खर्च करने होते थे। आज 2021 तक आते आते या 22-24 तक आते 21 तक आते आते ये 82.79 था, और जब हम 2024 के अंत में हैं ये 82 वाला जो फिगर है वो 85.52 के आसपास जा पहुंचा है। सवाल है ये जो एक्सचेंज रेट या विनिमय दर ये होती क्या है और किस तरह से, क्या ऐसे कारण है समय के साथ कि इतनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बाद भी रुपया जो है वो लगातार गिर रहा है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्सचेंज रेट, जिसको हिंदी में विनिमय दर कहा जाता है, ये विनिमय दर होती क्या है। अगर एक्सचेंज रेट या विनिमय दर के बारे में बात करें तो यह वह दर होती है जो आपको किसी विदेशी करेंसी के उपलक्ष्य में या ऑफर करने पे आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो ऑफर करते हैं। मतलब अगर आप एक पिज्जा खरीदने गए तो उसके लिए आप जो पर्टिकुलर पैसा चार्ज कर रहे हैं वो विनिमय दर है उस पिज्जा के लिए। तो वैसे ही जब ये फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी करेंसी में बात आती है तो जब आप $1 के बदले में कितना डोमेस्टिक इंडियन रूपी ऑफर करते हैं, वह जो दर होती है, वह जो रेट होता है, वही दर आपकी क्या कहलाती है, विनिमय दर या एक्सचेंज रेट कहलाती है। So it is a rate on which a country offers domestic currency against the foreign currency। तो विदेशी करेंसी के अगेंस्ट में इतना डॉलर जो करेंसी है वो ऑफर करते हैं। सवाल है कि कौन ये निर्धारित करता है कि कितना रुपया एक विदेशी करेंसी के अगेंस्ट में या कितना डोमेस्टिक करेंसी, घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के अंतर में दी जाएगी। ये डिसाइड करने का जनरली काम जो होता है वो उस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करती है। अब ये निर्धारित करती है कि कौन जो है वो ये डिसाइड करेगा कि एक्सचेंज दर कौन हो, क्या होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर डिसाइड ये होता है, और जनरली ये काम कौन करता है, तो उस जगह की जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक ये काम किया करती थी। पर समय के साथ जिस तरह हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में गए, वहां पर उन सेंट्रल बैंकों ने अपने हाथ से ये काम छोड़कर ये बाजार को दे दिया, मार्केट को दे दिया कि बाजार ये निर्धारित करेगा कि एक एक्सचेंज रेट क्या होगी। बाजार किस आधार पर निर्धारित करता है, तो वर्तमान में जिस तरह से हमारे यहाँ प्रोडक्ट या सामान या सर्विस की जो दर या प्राइस डिसाइड होता है, उसी आधार पे बाजार डॉलर या रुपए का एक्सचेंज रेट जो है वो भी डिसाइड करता है, और वो करता है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, मांग और आपूर्ति के आधार पर कि बाजार में किस करेंसी की मांग कितनी है, बाजार में उसकी सप्लाई जो है वो कितनी, उस आधार पर इसका जो रेट है वो रेट डिसाइड होता है। अगर भारत के सापेक्ष में देखा जाए तो भारत में एक्सचेंज रेट की जो निर्धारण की प्रक्रिया है उसको हम 3 हिस्सों या 3 गैप में पढ़ सकते हैं। अगर हम देखें तो भारत में जब भारत आजाद हुआ 1947 से, तो उस समय से लेके 1993 का जो टाइम पीरियड था, तब हमारे यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था। मतलब भारत की जो एक्सचेंज रेट या विनिमय दर है वो निर्धारण भारत की सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते थे।
परंतु जिस तरह से विदेशी सामानों का भारत में इनफ्लो बढ़ा, भारत में भारतीय बाजार डेवलप नहीं हो पाया। उस कंडीशन में जब भारत के बाजार को डेवलप करने के लिए हम भारत की रिजर्व बैंक ने कई बार रुपए की वैल्यू को समय के साथ गिराया। जैसे एक दौर था जब 1 रुपया बराबर $1 हुआ करता था, फिर $1 के बदले में हम 7.5 रुपीज जो है वो ऑफर करने लगे। फिर दौर आया कि हम उसके लिए 13 रुपए देने लगे और फिर हमने 27 रुपए तक क्या किया, $1 के बराबर ऑफर करना शुरू किया। ये निर्धारण किसने किया? ये सेंट्रल बैंक ने किया। क्यों किया? वो इसलिए किया कि अगर हम एक्सचेंज रेट कम रखेंगे तो हम लोग अभी भी विदेशी सामानों पर हमारी जो बहुलता है या निर्भरता वो ज्यादा है। हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करेंगे क्योंकि जितना सस्ता इंपोर्ट पड़ेगा उतना इंपोर्ट बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ेगा तो भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाएगा और भारत में विदेशी सामान जो है वही निर्भर रहेगा या फिर विदेशी सामान की बहुलता हो जाएगी। सवाल ये कि अगर हमें भारतीयता को प्रमोट करना है तो हमें इसे बचाए रखना था। 1993 से 1998 का वो दौर आया जब हमने ड्यूअल एक्सचेंज रेट अपनाया। मतलब हम 60% रेट जो था वो तो बाजार निर्धारित करता था और 40% दर जो है वो आपका सरकार जो है वो निर्धारित करती थी या सेंट्रल बैंक निर्धारित करती थी। दौर और आगे बढ़ा। 1998 के बाद हमने सब कुछ बाजार पे छोड़ दिया। मतलब अब बाजार निर्धारित करता है कि भैया जो दर है वो दर क्या होगी। तो भारत में अभी जो रेट डिसाइड होता है वो कौन करता है? तो बाजार में उपलब्ध जो भी अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की या जो करेंसी की आपकी मांग है या फिर डिमांड है, उस डिमांड के आधार पर क्या होता है, उसका रेट जो है वो तय होता है। भारत में जो भी एक्सचेंज रेट मैनेज की जाती है वो यूएस डॉलर में की जाती है। भारत में यूएस डॉलर का इनफ्लो अगर देखा जाए तो एक तो हमारे जितने भी एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट के बिल से आता है, फिर हमारे यहाँ जो टूरिज्म होता है उस टूरिज्म से आता है, हमारे यहाँ अगर कोई बंदा पढ़ने वढ़ने आया है या फिर एजुकेशन के लिए आया है उसके लिए, और हेल्थ के लिए आया है तो आता है। ये हमारे इनफ्लो है। हमारे यहाँ से यूएसडी जाता भी इन्हीं सब में है। जैसे हमने इंपोर्ट का जो बिल देना है उसमें जाता है, टूरिज्म में हमारा पैसा चला जाता है, एजुकेशन में जाता है, हेल्थ में जाता है, विदेशी, इन सब चीजों से हमारे यहाँ एक फ्लो बनता है। इन दोनों फ्लो को देखा जाए तो हमारे इनफ्लो कम है और आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, और ये आउटफ्लो ज्यादा होने के कारण ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम ये जो एक गैप है वो देखते हैं और उस कारण से हमारे यहाँ ये चीजें जो एक्सचेंज रेट विनिमय दर जो है वो समय के साथ डिस्टर्ब होती है। अब अगर देखा जाए भारतीय रुपया लगातार क्यों गिर रहा है, क्योंकि लगातार भारत इकोनॉमिक्स में काफी अच्छा कर रहा है, हम ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फिर भी सबका पीछे जो रीजन अभी रिसेंट फॉल का जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गोल्ड। भारत में सोना जो है वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा का एक जो है सिंबल के रूप में देखा जाता है। भारत में गोल्ड कम होता है। हमारे यहाँ रॉकी भाई जितने भी था गोल्ड था वो सब लेके समुद्र में डूब गए, तो हमें गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ये जो गोल्ड का जितना जितना इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारे यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है गोल्ड, और हमारे यहाँ गोल्ड प्राइस भी बढ़ रहा है। सो गोल्ड की जितनी डिमांड भारत में बढ़ती है उतना हमारे यहाँ क्या होता है, रुपए पे इसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। फिर हमारे क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है वो आपका जो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे जो डॉलर का आपका इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वो भारत से लोग बेच के अपना जो जितना भी निवेश है वो बेच के दूसरे मार्केट में लगा रहे हैं, या भारत में इंटरेस्ट कट जो है वो नहीं हो रहा, उस कंडीशन या उस कारण से लगातार लोग जो है भारत से निवेश नहीं कर रहे, जिससे भारत में डॉलर का इनफ्लो होने की बजाय आउटफ्लो हो रहा है। और वही एक कारण बन रहा है कि भारत का जो रुपया है, इंडियन रुपी है, वो लगातार गिर रहा है। कैसे इसको सुधारा जा सकता है? तो जैसे जैसे हमारे इंपोर्ट पे डिपेंडेबिलिटी कम होगी, जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगा, मींस हमारे यहाँ के जो सामान है उसकी डिमांड बाजार में बढ़ेगी, वैसे वैसे इंडियन रुपी जो है उस रुपए की सुधरने की जो संभावना है वो बन सकती है। अब इस गिरते रुपए पे आप अपने क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जोड़ लीजिए।